और बस यही वो पल था जब भारत के सबसे बड़े ज्वेलरी ब्रांड का मालिक अपने ही देश के बैंकों को चूना लगाकर हंस रहा था। हजारों करोड़ रुपए सोने के नाम पर लिए गए लोन और असल में बना एक ऐसा जाल जो आज भी भारतीय बैंकिंग सिस्टम के सबसे शर्मनाक कहानियों में से एक है। यह स्कैम करने वाला कोई छोटा मोटा ठग नहीं था। यह था एक ऐसा आदमी जिसकी कंपनी का नाम था राजेश एक्सपोर्ट्स, जो ग्लोबल स्तर पर गोल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में गिनी जाती थी। आज की स्टोरी हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो में हम अच्छे से यह समझेंगे कि कैसे एक ज्वेलरी कंपनी ने भारत के बैंकिंग सिस्टम को हजारों करोड़ों का चूना लगाया, कैसे सोने की फर्जी रसीदों का इस्तेमाल हुआ और आखिर में जब सब कुछ खुला तो क्या हुआ। शुरुआत से शुरू करते हैं, लेकिन हर बार की तरह शुरू करते हैं। देखो, इस कहानी को समझने में आपको तब तक मजा नहीं आएगा जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि असल में गोल्ड लोन और गोल्ड बैक फाइनेंस का काम कैसे होता है। तो सबसे पहले एक छोटे से एक्सप्लेनेशन की मदद से यह समझ लो। मान लो आप एक ज्वेलरी की कंपनी चलाते हो, आपको बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत है। आप एक बैंक के पास जाते हो, बोलते हो भाई मेरे पास 100 किलो सोना है, ये सोना मुझे लोन में दे दो। बैंक उस सोने की वैल्यू देखकर आपको लोन देने देता है। इसे कहते हैं गोल्ड बैक लोन। अब यह सवाल है, अगर वो सोना असली ही नहीं, अगर वो सोना कागज पर लिखा हुआ है, गोदाम में रखा हुआ है, तो क्या होगा। यही राजेश एक्सपोर्ट्स स्कैम की असली कहानी है। राजेश एक्सपोर्ट्स की स्थापना हुई साल 1989 में। फाउंडर थे राजेश मेहता और उनके भाई प्रशांत मेहता। बेंगलुरु कर्नाटक से शुरू हुई यह कंपनी धीरे धीरे इतनी बड़ी हुई कि एक वक्त पर यह दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। $26 बिलियन की कंपनी। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड थी यह कंपनी और सेंसेक्स के 30 बड़े स्टॉक्स में भी इसका नाम था। यानी कि पूरे देश में छोटे बड़े निवेशकों ने इस कंपनी में पैसा लगाया हुआ था। राजेश मेहता की इमेज एक सेल्फ मेड बिलियनियर की थी। मीडिया उनकी तारीफ करता था, सरकारी इवेंट्स में वो बुलाए जाते थे, फोर्ब्स की लिस्ट में उनका नाम था। लेकिन अंदर से एक और ही खेल चल रहा था। साल 2017 के आसपास की बात है। राजेश एक्सपोर्ट्स की एक सब्सिडी कंपनी थी एलिमेंटल LLC। यह एक अमेरिकन गोल्ड रिफाइनिंग कंपनी थी। राजेश एक्सपोर्ट्स ने इसे खरीदा था और यही से असली खेल शुरू होता है। एलिमेंटल LLC पर अमेरिका में यह आरोप लगाए गए कि इसने लैटिन अमेरिका के ड्रग कार्टेल से आए गंदे सोने को यानी ब्लड गोल्ड को रिफाइन करके मार्केट में बेचा। आप इस गोल्ड को खरीदा और बेचा जिसकी कोई प्रॉपर सोर्सिंग नहीं थी, जिसका कोई ऑडिट नहीं था। यानी यह वैसा ही था जैसे कि चोरी का सामान खरीदकर उसे साफ करके बाजार में बेच दो। जब यह मामला अमेरिका में सामने आया तब भारत में भी राजेश एक्सपोर्ट्स की जांच शुरू हुई। लेकिन असली बम तो और बड़ा था। भारतीय बैंकों ने राजेश एक्सपोर्ट्स को लोन दिया था, वो भी हजारों करोड़ों का। किस आधार पर? कंपनी ने दिखाया था तो उनके पास विदेश में सोना जमा है, स्विट्जरलैंड में, दुबई में, अमेरिका में। बैंकों ने उन कागजों पर भरोसा किया, लोन दे दिया। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला सोना था ही नहीं, और था भी तो उससे कहीं कम जितना दिखाया गया था। यह वही काम था जो नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया था। फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU। बस यह तरीका थोड़ा अलग था। यह गोल्ड की फर्जी रेसिप्ट्स और इन्फ्लेटेड इन्वेंटरी रिपोर्ट्स का इस्तेमाल हुआ। ऑडिटर्स ने अलार्म बजाया। साल 2022 में राजेश एक्सपोर्ट्स के खुद के ऑडिटर्स ने कंपनी के साथ काम करना बंद कर दिया। यह बहुत बड़ा संकेत था। जब कोई कंपनी के अपने ऑडिटर्स जो उसके पैसे से तनख्वाह लेते हैं वो भी इस्तेमाल देने लगे तो समझो कि अंदर कुछ बहुत बड़ा हो रहा है और कुछ बहुत बड़ा सड़ रहा है। ऑडिटर्स ने पब्लिकली बताया कि कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में भी बड़ी इनकंसिस्टेंसीज है और उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। BSE और NSE ने कंपनी के शेयर्स पर नजर रखनी शुरू की। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड इंडिया ने भी नोटिस भेजे। स्टॉक मार्केट में हड़कंप मच गया। ये शेयर कभी 700 और 800 के आसपास था, वो गिरते गिरते 200 से 300 तक आ गया। हजारों छोटे निवेशकों की जमा पूंजी डूब गई। आप जरा मैप की तरह समझो। इंडिया में बैंकिंग सिस्टम ऐसे काम करता है कि बड़ी कंपनियां मल्टीपल बैंक के साथ लोन देती है। राजेश एक्सपोर्ट्स ने भी यही किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक कई बैंकों से लोन लिया। कुल मिलाकर हजारों करोड़ का एक्सपोजर। जब कंपनी ने रिपेमेंट में देरी की
जब ऑडिटर्स ने सवाल उठाए, जिससे सेबी की जांच शुरू हुई, तब बैंकों को एहसास हुआ कि वो फंस गए। यही वही गलती थी जो बैंकों ने विजय माल्या के साथ की थी, वही जो नीरव मोदी के साथ हुई थी। लेकिन हर बार सीखने की जगह बैंक वही करते रहे। क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनियों पर टू बिग टू फेल वाला भरोसा होता है। लोग सोचते हैं इतनी बड़ी कंपनी डूब भी नहीं सकती, लेकिन डूबती जरूर है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, यह काम सिर्फ भारतीय बैंकों तक सीमित नहीं था। अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एलिमेंटल एलएनसी के आगे केस दायर किया। यह वही कंपनी थी जो राजेश एक्सपोर्ट्स की सब्सिडी थी। आरोप था कि एलिमेंटल ने पेरू, बोलिविया और अन्य साउथ अमेरिका देशों से इलीगली माइन किया गया सोना खरीदा। इस सोने को खरीदने के लिए जो पैसा दिया गया, उसका सीधा कनेक्शन था ड्रग ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से। मतलब जो सोना की अंगूठी आप खरीदते हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी ड्रग कार्टेल का पैसा था। यह एक ऐसा रिवेलेशन था जिसने पूरी ग्लोबल गोल्ड सप्लाई चेन पर सवाल खड़े कर दिए। भारत में सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट कई बातों की जांच की। पहली, इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या कंपनी के अंदरूनी लोगों ने पहले से खबर पाकर अपने शेयर बेच दिए? दूसरी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। क्या कंपनी के प्रमोटर ने अपनी खुद की दूसरी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े ट्रांजैक्शन किए? तीसरा, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में हेरीफेरी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी ने भी फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर जांच शुरू की, क्योंकि यह सब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मामला था। मजेदार बात यह है कि राजेश मेहता इस पूरी जांच के दौरान देश में ही थे। नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह विदेश नहीं भागे, लेकिन जांच भी उतनी तेज नहीं चली जितनी होनी चाहिए थी। अब सवाल आता है, शेयर होल्डर्स का क्या हुआ? यह सबसे दर्दनाक हिस्सा है। जो लोग बड़े ब्रांड का नाम देखकर, एनएसई बीएसई पर लिस्टेड देखकर अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं, उनका क्या? लाखों रिटेल इन्वेस्टर ने राजेश एक्सपोर्ट्स में इन्वेस्ट किया था। साल 2022 और 2024 में जब कंट्रोवर्सी बढ़ी, जब ऑडिटर्स ने इस्तीफा दिया, जब सेबी के नोटिस आए, तब शेयर की कीमत क्रैश हुई। कई लोगों ने 600 से 700 पर खरीदा था, बाद में 200 से 250 पर बेचना पड़ा। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, और यह कोई एक झटके में नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ, जैसे किसी की जेब से पैसे खिसकते जाए और पता भी ना चले। अब सबसे बड़ा सवाल, यह सब हो कैसे गया? सेबी है, आरबीआई है, ऑडिटर्स है, रेटिंग एजेंसी है, इतने सारे रेगुलेटरी बॉडीज होने के बाद भी यह कैसे चलता रहा? इसका जवाब है रेगुलेटरी कैप्चर और ओवर रिलायंस ऑन पेपर। मतलब सिस्टम कागजों पर ज्यादा भरोसा करता है, असल जमीनी जांच पर कम। जब कंपनी बड़ी हो, जब उसका नाम सेंसेक्स में हो, जब उसके रिलेशंस गवर्नमेंट तक हो, तब जांच करने में इंस्टीट्यूशंस को भी डर लगता है। यही एक्यू खान वाले केस में भी हुआ था। सीआईओ को पता था, नीदरलैंड पुलिस को पता था, फिर भी किसी ने एक्शन नहीं लिया। ये सेबी को, बैंकों को, ऑडिटर्स को साल पहले पता था, फिर भी चुप रहे। राजेश एक्सपोर्ट्स की यह कहानी हमें बताती है कि बड़ा ब्रांड नाम, बड़ी लिस्टिंग और मीडिया में चमकता हुआ नाम, यह सब कभी भी गारंटी नहीं होती। जब भी कोई कंपनी अपने ऑडिटर्स बदले, रेड फ्लैग। जब भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देरी से फाइल करे, रेड फ्लैग। जब भी प्रोमोटर होल्डिंग बहुत तेजी से घटे, रेड फ्लैग। एक्यू खान की कहानी दिखाती है कि नॉलेज अगर गलत हाथों में हो तो तबाही आती है, और राजेश एक्सपोर्ट्स की कहानी दिखाती है ट्रस्ट अगर बिना वेरिफिकेशन के दिया जाए तो करोड़ों का नुकसान होता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अगर आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो, और अगर आप भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को समझना चाहते हो, तो यह स्टोरी सिर्फ एक स्कैंडल की कहानी नहीं है, यह एक लेसन है। राजेश मेहता अभी भी कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। कंपनी अभी भी टेक्निकली ऑपरेट कर रही है, लेकिन वो चमक जो कभी थी वो आज जा चुकी है। बैंकों का पैसा फंसा है, इन्वेस्टर्स का पैसा गया, और एक बार फिर यह साबित हो गया कि भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में बड़े खिलाड़ियों के लिए रूल्स अलग है। जब तक सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, ऐसे राजेश एक्सपोर्ट्स आते रहेंगे। कोई नीरव मोदी बनकर, कोई विजय माल्या बनकर, कोई राजेश एक्सपोर्ट्स बनकर। तो अगली बार जब कोई आपको बोले यार इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, बड़ी कंपनी है, तो याद करना इस कहानी को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।